हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4, जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWS एंड चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शारीरिक शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए जो शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग है, उनके लिए। तो इसमें हम आज आपके साथ आपको एक्सप्लेन करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, सारी चीज़ों को, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। 4.4 में हम देखेंगे यहाँ पे रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, स्कूल काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर न करके बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की अवधारणा क्या है, इसको समझते हैं। तो डिसेबिलिटी एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ इज नोन एज डिसेबिलिटी। यानी कि अगर हम कह सकते हैं किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज, यानी कि एक तरीके से क्षति या नुकसान या अलाभ हो, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति की तरीके अपना काम, जो डेली की क्रियाएं हैं, उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, डिस प्लस एबिलिटी, डिस मतलब हो गया अयोग्य और एबिलिटी मतलब अक्षमता, यानी कि योग्यता। तो यहाँ पे अयोग्यता किसी भी तरीके की, जैसे कोई नॉर्मल बोल नहीं पाता, कोई हंस नहीं पाता, रो नहीं पाता, कोई खेल नहीं पाता, किसी भी कारणवश, है ना, चाहे वो उसकी डिसीज हो, चाहे वो उसकी फिटनेस हो, तो वो क्या है, उसकी डिसेबिलिटी है। इन अदर वर्ड्स में इसको हम कह सकते हैं द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू वर्क, किसी भी तरीके की त्रुटि, कमी व्यक्ति में, जिसकी वजह से वो अपने काम को नहीं कर पाता है, वही क्या कहलाती है, डिसेबिलिटी। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं डिसेबिलिटी को, द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू वर्क। डिसऑर्डर की बात करें अब, इसमें आता है आपका एनी डिसरप्शन ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, डिस्ट्रप्शन से मतलब होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स विघटन, यानी कि किसी भी तरीके का तनाव हो या कोई भी क्षति हो रही, नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो अपनी क्रियाओं को साधारण तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है डेली लाइफ को, वो क्या कहलाता है, उसका डिसऑर्डर कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डिस प्लस ऑर्डर, यानी कि जो सीक्वेंसेस है, उसके काम करने का जो तरीका है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक नॉर्मल तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो यानी कि ऑर्डर से मतलब जो एक इंस्ट्रक्शन, जो एक फ्लो होना चाहिए, जो एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसको वो उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। देन डिसेबिलिटी, है ना। अब इसको और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें डीपली, तो is an impairment that may be cognitive, intellectual, mental, physical development etc. तो यहाँ पे डिसेबिलिटी आप देख सकते हैं आप कितनी तरीके की हो सकती है, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। तो इससे रिलेटेड अब आपकी जो अयोग्यता है, अक्षमता है, वो हो सकती है किससे, आपके इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट से के कारण किसी भी चीज़ में अगर अवरोध उत्पन्न हो जाता है या प्रॉपर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, तो इस वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। इट अफेक्ट्स द
everyday activity of the individual to a considerable amount. It may be present in an individual from birth or occur during one's lifetime. तो ये क्या हो सकता है कि ये सडनली किसी बच्चे में रिप्रेजेंट हो सकता है, कोई भी जैसे एक्सीडेंटल केस हो गया, कुछ भी हो गया इसकी वजह से, या किसी बच्चे में इंडिविजुअल में ये बाय बर्थ भी हो सकता है। तो डिसेबिलिटी क्या है? एक तरीके की दुर्बलता है, एक तरीके का उसकी क्षमता में कमी है, वही क्या है? डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो अपनी डेली लाइफ रूटीन का जो वर्क है, जो काम है, उसे वो परफॉर्म नहीं कर पाता। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर की बात कर ले यहीं पे स्टूडेंट। तो ए डिसऑर्डर इज एन इलनेस। डिसऑर्डर क्या है? एक तरीके की बीमारी है ना, और डिसफंक्शनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द physiology and psychology of an individual. It can be structural और functional. तो अब डिसऑर्डर क्या है यहाँ पे? डिसऑर्डर एक तरीके की बीमारी है जो उसके कार्य क्षमता में, उसके वर्क में प्रभाव डालता है। वो फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल हो सकता है। इट कैन बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो ये आप उसके जैसे स्ट्रक्चरल से मतलब ये है कि बॉडी के शेप एंड साइज में आप देखोगे किसी की बॉडी बड़ी होती, किसी की बॉडी की लेंथ, तो किसी का अपर लिम्ब बड़ा है, किसी का लोअर लिम्ब बड़ा है। इस तरीके से स्ट्रक्चरल हो सकता है, या किसी की कोई काम बहुत स्लो करता है, कोई काम बहुत फास्ट कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरीके से हो सकता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल डिसेबिलिटी, नॉट एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज ड्यू टू द एनी फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ डिस्टर्बेंस। अब क्या है यहाँ पे कि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से एक साधारण व्यक्ति की तरीके अपनी क्रियाओं को नहीं कर पाता किसी कारणवश, तो वो क्या है, या उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण, तो वो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाती है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की बात करें तो नॉट एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ मेंटल एक्टिविटीज ड्यू टू एनी मेंटल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस। तो अब मानसिक रूप से कोई भी स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी या मानसिक प्रॉपर मेंटल ब्रेन की जो शार्पनेस है, जो आईक्यू लेवल है, वो उसका नॉर्मल नहीं या कम है आईक्यू लेवल, इस वजह से जब वो अपनी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने वर्क को नहीं कर पाता इस डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो उसकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहलाती है। देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, नॉट एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ मेंटल एक्टिविटीज एंड एडॉप्टिव बिहेवियर स्किल ड्यू टू एनी मेंटल प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस। तो ये क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो ये भी कहीं ना कहीं आपके मानसिक से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्या है कि इसकी बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। जो नॉर्मल वो बिहेव करना चाहिए, जो चीज़ें उसको परफॉर्म करनी चाहिए, वो प्रॉपर नॉर्मल तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो इसकी स्किल है, जो कौशल है, वो मेंटल जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको करने में, वो उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाती है। अब यहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को और थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं, डिफाइन कर दूं इन अदर वर्ड्स में, ब्रेन सेल्स आर डैमेज्ड एंड देयर इज ए डिक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो यहाँ पे जो मानसिक कार्य है आप देखेंगे उसका, है ना, उसकी ब्रेन सेल्स जो है, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं, और जो एवरेज एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान अपने चीज़ों को, कार्यों को परफॉर्म कर पाता है, उस तरीके से ये व्यक्ति जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो नॉर्मल अपना कार्य नहीं कर पाता, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी को और थोड़ा सा डिफाइन कर दूं मैं, तो लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और द इनएबिलिटी टू कंप्लीट
द टास्क बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड फिजिकल डिसेबिलिटी। तो किसी भी तरीके का आपकी शारीरिक क्षमता में लॉस होना, यानी कि शारीरिक बॉडी का जो शेप एंड साइज है, चाहे वो एक्सीडेंटल की वजह से आपको कहीं एक्सीडेंट हो गई, इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, या किसी के पर्सन की किसी एक्सीडेंट की वजह से बाई बर्थ या उसका पैर का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं हुआ, जैसे कुछ लोगों को देखते हैं पोलियो हुआ होता है, या प्रॉपर बॉडी का शेप एंड साइज पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। तो किसी भी तरीके से कोई भी शारीरिक जो अक्षमता हो रही है जिसकी वजह से उसका फंक्शन जो नॉर्मल एक इंसान फंक्शन कर सकता है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाता है। अब कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी की बात कर लें तो क्या कारण है जिसकी वजह से डिसेबिलिटीज होती हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर लें, डिस्टर्बेंस इन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिस्टर्बेंस की वजह से भी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, यानी कि उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना हो, इस वजह से इन्फेक्शियस डिसीज, कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज हो जाए, है ना, तो वो भी एक कारण अवरोध बन जाती है आपकी परफॉर्म करने की चीज़ों को करने की। रॉन्ग मेडिकेशन एंड रॉन्ग वैक्सीनेशन। तो गलत तरीके के दवाओं का सेवन करने से भी क्या होता है, शारीरिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता बॉडी में हो सकती है। देन इनहेरिटेड और जेनेटिक। तो ये आनुवांशिक रूप से एक व्यक्ति से, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कारण है, डिसेबिलिटी है, क्षमता है, वो चली आ रही, जैसे ओबिसिटी, लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी, उसमें आप कह सकते हो कि अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई। तो जेनेटिक रूप से कुछ बीमारियाँ मिल रही हैं, वो भी क्या है, डिसेबिलिटी का कारण है। वार से कोई युद्ध हुआ, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में, आज भी जानते हैं कि वहाँ पे इतना इफेक्ट है वायरस का, परमाणु बम के, कि आज भी वहाँ पे जो जनरेशन है उनको कोई ना कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी रहती है, विकलांग पैदा होते हैं, दिव्यांग। देन डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट, या किसी तरीके जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो या बहुत पोल्यूटेड इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे वर्क करना, ये भी एक कारण हो सकता है डिसेबिलिटीज़ का। देन डिसीज, कोई बीमारी है कंटिन्यूसली, है ना, वो बीमारी भी आपके डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है। देन पुअर अप्रोच टू हेल्थ, है ना, अपनी हेल्थ को, जैसे कहते हैं ना, फिजिकल फिटनेस को ध्यान नहीं दिया, अपने प्रॉपर रूटीन को ध्यान नहीं दिया, आप प्रॉपर सिटिंग स्टैंडिंग जो प्रॉपर गुड पोस्चर है उस पर आपने कंसंट्रेट नहीं किया, या अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी डिसेबिलिटी का कारण बनती है। यूज ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स। तो यहाँ पे आप किस तरीके की दवा को, प्रॉपर बहुत ज़्यादा दवाओं के एडिक्ट हो गए हमेशा, जब भी थोड़ा सा भी दर्द हुआ पेन किलर खाने लगे, या गलत तरीके की दवाओं को सेवन करने के लिए आप हैबिचुअल हो गए, तो ये भी एक कारण होता है डिसेबिलिटी का। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, यानी कि जो बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं, है ना, आप देखिए डे बाय डे, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस तरीके की जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो रहे हैं या विस्फोट हो रहे हैं, विघटन हो रहा है, इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उससे भी डिसेबिलिटीज़ के चांसेस बनते हैं। पॉइजन, किसी भी तरीके का पॉइजन आपकी बॉडी में, चाहे वो इन्वायरमेंट के थ्रू या किसी भी ऐसे फूड का सेवन कर रहे हैं जो थोड़ा इनडायरेक्ट वे में, उससे भी पॉइजन अगर आपकी बॉडी में पहुंच रहा है, आपकी बॉडी के लिए वो हेल्थी नहीं है, तो पॉइजन भी एक रीज़न बन जाता है डिसेबिलिटी का। लैक ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी भी एक डिसेबिलिटी का कारण होती है, बहुत बड़ा रीज़न है। देन माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण जो है, प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट न लेना भी, ये भी एक डिसेबिलिटी का कारण है। देन एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना होने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, आपको डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है या डिसेबिलिटी हो जाती है। अब बात करें ए फिजिकल डिसेबिलिटी इन एनी कंडीशन दैट परमानेंटली प्रिवेंट्स नॉर्मल बॉडी मूवमेंट एंड और कंट्रोल इन द अर्ली ईयर, चिल्ड्रन may have some difficulties in learning to move skillfully. This is not unusual. However, for some children, the muscles and nerves
that control body movement may not be properly formed or may become damaged, causing a physical disability. There are में डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि फिजिकल डिसेबिलिटी, अब प्रॉपर मसल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बॉडी का शेप एंड साइज, किसी की हाइट छोटी रह गई, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, किसी के अपर लिम्ब बड़ा है, किसी का लोअर लिम्ब बड़ा है, किसी तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है बॉडी में, बाय बर्थ ही उसकी बॉडी का शेप एंड साइज सही नहीं, तो ये एक तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है जो उसके नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स को इफ़ेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जितना परफेक्ट उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा यानी कि पोस्चर होगा, उतनी ही अच्छी वो चीज़ों को परफॉर्म कर सकेगा। अदरवाइज उसकी क्या है, वो अक्षमता हो जाएगी। जैसे किसी की अब देखेंगे कि हैंड्स की लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है ना, तो ये सारी चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस, उसके वर्क को इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाती है। देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन, है ना, यानी कि ये आपके मानसिकता से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। इज करेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी एंड लैक ऑफ स्किल नेसेसरी फॉर डे टू डे pupil with intellectual disability can learn new skill, but they learn them more slowly. There are varying degrees of intellectual disability for mind to perform, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम माइंड टू परफॉर्म, तो यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे कि जिसको भी, जिस व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो क्या करता है, वो लर्न तो करेगा, स्किल्स को परफॉर्म तो करेगा, बट उसकी जो लर्निंग का प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखेगा। तो इस तरीके से जो स्लो लर्नर एक तरीके से आप कह लीजिए, वो किस कैटेगरी में आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। ये मेंटल रिटार्डेशन एक तरीके की मानसिक दुर्बलता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को धीमा सीखते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। अब बात करें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, तो सबसे पहले इसमें आप कॉन्सेप्ट की बात कर लें। एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच इज एडॉप्टेड और मॉडिफाई फॉर द चिल्ड्रेन। तो क्या है, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा अनुशासन, एक सब्जेक्ट है, नियम है, एक कह लीजिए सब सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा का, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जो भी गेम्स है, जो भी एक्टिविटीज़ है, उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ चिल्ड्रेन की जैसी ज़रूरत है, जैसे उसको नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर देते हैं। हु आर डिफरेंटली एबल, किसके लिए, हैंडीकैप, मेंटली चैलेंज, हियर इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट एंड ऑटिज्म इटेस्ट्रा। द प्रोग्राम ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम ऑफ फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, फंडामेंटल मोटर स्किल्स, aquatic skills, dance skill, individual and group games to meet the unique need of children with disability। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे वो किसी को आप देखेंगे कि हैंडीकैप है, फिजिकल प्रॉब्लम है ना, किसी के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या मेंटली आईक्यू लेवल बड़ा कम है उसका, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी है, मानसिक रूप से वो दुर्बल है, या सुनने की अक्षमता है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, हकलाता है, बोल नहीं पाता प्रॉपर वे से, ब्लाइंडनेस है, आंखों से दिखता नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वेरियस जो डिसेबिलिटीज़ हैं,
है ना। इन सबको ध्यान में रखते हुए उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को, गेम्स को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे हम अगर एक ब्लाइंड के लिए स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ कराना है तो हम बॉल के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज कर लेते हैं जिससे वो बॉल साउंड क्रिएट करे, है ना। और वो क्या करता है कि फिर ब्लाइंड जो होगा वो साउंड को सुन करके, अगर उसको क्रिकेट खिलाना है या बॉल को कैच कराना है तो वो साउंड को सुन करके रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो यही मॉडिफाइड करके उन चिल्ड्रंस को, इस बच्चों को क्या करना है, एक यूनिक नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको अक्षम से सक्षम बनाना का प्रयास करना, यही क्या है, कॉन्सेप्ट है फिजिकल एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज ए मल्टी काइंड ऑफ service for the children who are not able to do the activity like a normal children। तो एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक मल्टी काइंड सर्विस है, वेरियस पर्पज के तरीके से बच्चे को ट्रेंड करना, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के तरीके, नॉर्मल चाइल्ड के तरीके, बच्चे के तरीके अपनी क्रियाओं को करने के लिए सक्षम नहीं है ना। देन सच चिल्ड्रन में भी प्रोवाइड मॉडिफाइड स्पोर्ट्स एंड गेम। तो उनको गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी मॉडिफाई करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हम इजीली चेंज करके उनके अकॉर्डिंग उसमें जो उनकी क्षमता है जैसे वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि व्हील चेयर पे बैठे बैठे, अब जिनके पैरों में नहीं है, डिसेबिलिटी है, वो क्या करते हैं, व्हील चेयर पे बैठे बैठे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल उनको खिलाया जाता है। तो इस तरीके से व्हील चेयर रनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ये क्या कहलाती है, आपकी एक तरीके का मॉडिफिकेशन है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसके लिए, एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन में। एडॉप्ट से मतलब ही है कि एक तरीके से अडॉप्ट कर लेना, जैसे भी हैं वो उनको उसी तरीके से स्वीकार कर लेना और उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना। देन which can play an important role in their lives, that is recreation, fitness, development, ethical and moral values। तो जो भी moral values हैं, ethics हैं, फिटनेस डेवलपमेंट के प्रोग्राम में, उन सारी चीज़ों में वो भी पार्टिसिपेट कर सके, उनकी फिटनेस को डेवलप किया जा सके, इस मोटिव के साथ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन अप्लाई किया जाता है उन पे। देन मीनिंग की बात करें, ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स suited to interest, capacities and limitation of the student with their disabilities are called adaptive physical education। तो ये क्या है, डाइवर्सिफाइड यानी कि चेंज किया गया, मॉडिफाइड प्रोग्राम है, कार्यक्रम है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ के, क्रियाओं को विकास के लिए, क्रियाओं को बनाने का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के, जो कि उसके इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर सूट करता है। और उसकी कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन जो है, जो कि उसकी क्षमता, योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, adaptive physical education। Then aims to provide all students with special needs regardless of their disabilities the opportunity to participate in physical education safely and successfully in the least restrictive environment। तो जैसा कि उसके लिए एक तरीके से मेन एम क्या है कि उसको, उस स्टूडेंट्स को, उस बच्चे को स्पेशल नीड, स्पेशल केयर के साथ, है ना, जो उसका डिजायरेबिलिटी है, जो उसकी इच्छा है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए अवसर प्रदान करना, है ना। फिजिकल एजुकेशन सेफली एंड सक्सेसफुली द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको वो माहौल प्रदान करना, यही क्या है, इसका मेन एम है। किसके लिए, ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड, यानी कि स्पेशल आवश्यकता है, नीड है, ज़रूरत है, उनको अपने आप को सक्षम बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन के, टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विस। तो सभी बच्चों को जो शारीरिक रूप से अक्षम है, CWSN टाइप के बच्चे हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, उनको क्या है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में उनको भी इसमें इंक्लूड करना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना, ये मेन
ऑब्जेक्टिव्स है। देन टू डेवलप सेल्फ स्टीम, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम डेवलप करना कि वो वी कैन डू इट, वो कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरीके हैं, ऐसा उनको फील कराना है। इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनको पार्टिसिपेट कराया जाए, ये एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप मोटर स्किल, साथ ही साथ उनके मोटर स्किल्स को भी डेवलप करना है। और टू डेवलप नॉलेज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, उनके बॉडी के कैसे मूवमेंट्स हैं उसको बारे में, थोड़ा सा मूवमेंट्स के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करना, उनके मूवमेंट्स को परफेक्ट करना। टू इंक्रीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को डिसेबल्ड चाइल्ड को भी इंक्लूड करना, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, साथ ही साथ उनकी जो फिजिकल फिटनेस है, शारीरिक दक्षता, उसको भी इम्प्रूव करना। टू डेवलप सोशलाइजेशन स्किल, और साथ ही साथ सोसाइटी में उनको नेम एंड फेम प्राप्त हो सके। जैसे आप लोग जानते हैं ब्लेड रनर के नाम से बहुत सारे एथलीट्स प्लेयर हो गए, पैरा ओलंपिक आप देखते हो, तो क्या है कि उनको भी नेम एंड फेम मिल सके, सोशलाइज हो सकें। इस पर्पज़ के साथ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। देन टू प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, स्पोर्ट्समैनशिप को आगे बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव्स है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन के। अब बात करें रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN, जैसे कि फर्स्ट वन इसमें आएगा आपका स्कूल काउंसलर। द स्कूल काउंसलर आर द स्पेशलिस्ट हु वर्क विथ स्पेशल नीड्स स्टूडेंट इन एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल टू इंश्योर दे हैव द सपोर्ट service they need in order to achieve their highest potential in the or as of academics, पर्सनल सोशल ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट। तो स्कूल काउंसलर का मेन रोल क्या है यहाँ पे कि जो प्रोफेशनल है वो क्या करेंगे, जो भी बच्चे CWSN टाइप के हैं, उनको स्पेशल नीड है, तो उनकी काउंसलिंग करेगा वो किस चीज़ में सबसे परफेक्ट हैं, कैसे वो अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इन सारी चीज़ों के लिए उसको काउंसलिंग करके प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, वो उनके साथ वर्क करने के लिए विशेषज्ञ होता है। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स लाइक eating, dressing, bathing and grooming, etc. He also helps children in participating and interacting with others in play. He helps children in adopting to regular school. अब क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम क्या है कि वो क्या करता है कि बच्चे को हेल्प करता है, स्पेशल नीड बच्चे को, कि वो अपनी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, फाइन मोटर यानी कि सोच में यहाँ पे जो स्किल्स है, जैसे बोलना, चालना, उठना, बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, इन सब में वो उनको परफेक्ट करे, इन सब के लिए वो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करे, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे और उनको हेल्प कर सके कि वो रेगुलर अपने स्किल पहुंच सके। देन फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट इज ट्रेन टू प्रोवाइड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट इन ओवरकमिंग मूवमेंट and physical challenges such as problems of balance, coordination, sitting, standing and walking. They look at ways through encouraging children's dependence and mobility. A physiotherapist may also assist in making recommendations for specialized equipment. He also promotes functional activities and design specific exercise plan as per need of children. तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है कि वो प्रॉपर ऑब्जर्व करता है CWSN चाइल्ड को, बच्चे को, कि उसकी सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग स्टाइल क्या है और कहाँ पे उसको फिजिकल चैलेंजेस, किस तरीके की फिजिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, उसमें कैसे हम उसकी जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट का तरीका है वो क्या है और उसको राइट कैसे किया जाए, इसके लिए क्या करता है वो फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाएं हैं, एक्सरसाइज है, उसको क्या करता है प्रिपेयर करता है और उसके लिए बच्चे को सजेस्ट करके उनके बॉडी मूवमेंट्स को प्रॉपर करवाता है, उनकी
स्टाइल को इम्प्रूव करता है। देन स्पीच थेरेपिस्ट, ऐसी स्पीच थेरेपिस्ट is a trained medical professional who can help children with a number of oral disorders such as trouble swallowing, motor skills, speech issues, cognitive linguistic कंडीशंस एंड लैंग्वेज। तो किसी को जैसे हकलाना, बोलने में प्रॉब्लम, इरिटेशन होना, तेज होना, अपनी बातों को कह ना पाना, बच्चे के अंदर जो डर होता है, इन सारी चीज़ों को स्पीच रिलेटेड है ना या लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चे को, वो स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है इसमें स्पेशलिस्ट होता है। वो लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड अपनी बातों को रखने के लिए बच्चे को ट्रेन करता है, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे क्या करता है, उसको गाइड करता है। ये स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है। देन स्पेशल एजुकेटर, ये स्पेशल एजुकेशन टीचर इज सम हु वर्क विथ चिल्ड्रेन एंड यूथ हु हैव सेवर cognitive, emotional, physical disability. They also create and apply curriculum and activities to meet the requirement of the स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पेशल एजुकेटर है वो क्या है कि एक तरीके से हर कंडीशंस में जो है यूथ है, जो बच्चे हैं, उनके साथ जिनके साथ कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, उनके लिए नई नई चीज़ों को क्रिएट करके उनके लिए एक्टिविटीज़ के साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कराना, उनकी स्पेशल नीड को प्रोवाइड करना, ये स्पेशल एजुकेटर का काम होता है। एक करिकुलम प्रोवाइड करना उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, कैसे उनको क्या चीज़ें करनी है। देन नेक्स्ट वन आता है 6th वन, इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर, लास्ट वन। द फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइड such physical activities for the student with special need which may help in reducing anxiety, stress, tension and depression. The physical education program plays a very progressive role in improving cognitive functions and academic performance, social skills and collaborative teamwork can also be enhanced through the different program of physical education. The physical education teacher helps in executing these program. तो अब क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए है ना, उनकी एंजाइटी, जो चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अवसाद है, इन सारी चीज़ों को कम करता है, उनको मोटिवेट करता है। साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स के उनके लिए प्रेजेंट करता है, उनके जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उनके लिए नए नए स्किल्स को कैसे वो परफॉर्म करें, उसके साथ कैसे वो टीम वर्क करें, इसके लिए मोटिवेट करके उनके लिए अपने आप को, यानी कि जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके उनके लिए रिप्रेजेंट करता है, जिससे उनका जो कह लीजिए एक CWSN चाइल्ड है वो मोटिवेट होते हैं और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं और अपनी स्किल्स और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। अब इसको माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। अगर पूरे कंक्लूजन की बात कर लें यहाँ पे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डिसेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्शन और लैक, है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम impairment of ability to perform an activity in the manner of within the range consideration normal for a human being। तो WHO कहता है, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है किसी भी तरीके की अक्षमता, अवरोध जो है आपके काम को करने के लिए जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, उसमें वही क्या कहलाती है, आपकी डिसेबिलिटी कहलाती है। डिसऑर्डर क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी, ए डिसऑर्डर इज ए प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट्स समवन्स माइंड और बॉडी। तो ये क्या है कि डिसऑर्डर क्या है कि एक तरीके की इलनेस है, बीमारी है जो इफेक्ट्स करती है हमारे बॉडी माइंड्स को प्रॉपर एक सीक्वेंस में काम करने में अवरोध उपलब्ध कराती। देन एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स सुटेड टू इंटरेस्ट, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी शारीरिक
शिक्षा है जिसमें प्रोग्राम्स को हम टोटली मॉडिफाई कर देते हैं बच्चे के नीड की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उसकी लिमिटेशन, उसके इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग। देन एम ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन की बात करें टू प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड रिगार्डलेस ऑफ दियर डिसेबिलिटी द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन सेफली एंड सक्सेसफुली इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट, ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करा देना बच्चों के लिए, स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए, जो किसी भी तरीके से, है ना, शारीरिक शिक्षा को उनके लिए उपलब्ध कराना कि वो पार्टिसिपेट करें, उनको अवसर उपलब्ध कराना, अपॉर्चुनिटीज़ दिलाना कि सेफली सुरक्षात्मक रूप से वो पार्टिसिपेट कर सकें, उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो, है ना, साथ ही साथ उनका इम्प्रूवमेंट हो सके भले ही वो दिव्यांग हैं। तो इस तरीके से इसको मॉडिफाई करके, तो ये एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहलाता है ना, एम कहलाता है, इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, डेवलप नॉलेज ऑफ बॉडी मैकेनिज्म, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन स्किल, प्रमोशंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, मोटिवेट स्टूडेंट। तो चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, तो इसको मैं फिर से अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, इसमें आप स्पेशल एजुकेशन काउंसलर, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। मोस्ट सुटेबल वर्ड यूज फॉर डिसेबल्ड पर्सनस के लिए क्या यूज होता है? दिव्यांग। देन व्हाट इज ए डिसऑर्डर? डिसऑर्डर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में से डिस्टर्ब ए पर्सनस परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का डिस्टर्ब से मतलब होता है विघटन होना, है ना, अवरोध उत्पन्न होना। देन स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प ए चाइल्ड ऑफ CWSN इन विच एक्टिविटी? तो कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट करने में स्पीच थेरेपिस्ट क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेम द टीचर हु इज स्पेशली ट्रेन टू वर्क विथ CWSN, तो स्पेशल एजुकेटर। तो अब ये था कुछ, यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। तो स्टूडेंट ये आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, बाइलिंगुअल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, विथ नोट्स के साथ। तो इसका कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके के वीडियोज लेके आता रहूँ आपके लिए, ताकि आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोज के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कोई सजेशन या सुझाव हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का फुल एक्सप्लेनेशन वन शॉट में। थैंक यू, दैट्स ऑल।